हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताने वाले हैं जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग का हिंदी का पेपर है और आप लोग बोर्ड परीक्षा देने गए हैं, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पे हिंदी का बोर्ड एग्जाम का पेपर और आपके पास बोर्ड की कॉपी है और इस पेपर में से आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सभी को आ रहा है, ठीक है। यानी कुछ भी आप सभी को इस पूरे पेपर में नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र आपको ये ट्रिक लगा देना है। टीचर खुश होकर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर देंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। और बिना पढ़े 100% गारंटी कि आप लोग हिंदी में पास हो जाओगे, ठीक है। और हम आपको ऐसी ट्रिक बताने वाले हैं जो बिल्कुल न्यू, जबरदस्त और बिल्कुल 100% वर्किंग ट्रिक है, ठीक है। यानी अगर आप लोग इस ट्रिक को लगा देते हो तो गारंटी है कि आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे अंक लाओगे। और ऐसी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। और हम आपको बता दें कि अगर आपका 100 नंबर का पेपर है, एक तरह से हम बता दें कि 100 नंबर का अगर आपका पेपर है तो आप लोग 100 अंक में, यानी अगर इस ट्रिक को लगाते हो तो आपका 95 अंक हिंदी में पक्का है, ये गारंटी है मेरी, ठीक है। ऐसी ट्रिक हम आप सभी को बताने वाले हैं। यानी अगर आपके हिंदी के पेपर में चाहे कोई भी, यानी पूरे पेपर में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ पढ़कर नहीं गए, आपको हिंदी पढ़ने लिखने भी नहीं आता ना, फिर भी आपको हम एक ऐसी तरीका बता रहे हैं, ऐसी ट्रिक बता रहे हैं जिसे देखते ही टीचर उसी को कॉपी में आपके देखते हैं और अगर वो चीज़ें सही है तो एग्जामिनर आप सभी को पूरे के पूरे नंबर दे करके जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी को पूरा लिखित रूप से सभी चीज़ें हम बताने वाले। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। और आपको ट्रिक लगाने के लिए मात्र आप सभी को दो चीजें चाहिए। पहला, आपके पास नीले और काले पेन को लेकर के जाना है और इसके अलावा आपके पास एक स्केल होना चाहिए लाइनिंग करने के लिए, ठीक है। ये चीजें हैं तभी आप लोग ट्रिक लगा पाएंगे। सबसे पहले कि इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न आपके पेपर में इस तरीके से देता है और अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है तो आपको क्या ट्रिक लगाना है। सबसे पहले आपको क्या ट्रिक लगानी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अगर आप सभी को कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आ रहा है या 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पेपर में दिया हो या 10, ठीक है, तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो पहले कि आपको सबसे ज्यादा जो यानी कि पेपर में सही होने वाला आंसर होता है ना, वो यहाँ पे बता दे कि ऑप्शन ए होता है, ठीक है। जब भी आपको कुछ भी पेपर में नहीं आ रहा है तो आप लोग ऑप्शन ए को ना भूले, ऑप्शन ए को ही आपको टिक लगा देनी है, ठीक है। यानी ऑप्शन ए या आपको ऑप्शन डी ऑप्शन को चुनना है। अगर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टोटल किसी को ए किसी को डी ऐसे चुन लीजिए। इस तरीके से आप सभी को ए और डी ऑप्शन को चुनना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोग चुनना चाहते हैं तो आप सभी लोग यानी कि सी ऑप्शन को चुन लेंगे, ठीक है। यानी बाकी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे 10 में आप लोग ए और डी को चुन लिए, उसके बाद आप लोग जो ये बाकी के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आप लोग सी ऑप्शन को चुन सकते हैं। तो ये आपका ट्रिक हो जाएगा। और उसके बाद देखिए अगला ट्रिक हो जाएगा, यानी अगर आपके ऑप्शन में कोई इस तरीके से पहला ऑप्शन दिया हो, दूसरा दिया हो, तीसरा और चौथा, तो अगर आपके कोई भी ऑप्शन में इसमें से हो कि यानी कि इस तरीके से कि दोनों ए व बी दोनों, ठीक है, तो आपको इस वाले ऑप्शन को चुनना है, ये अक्सर सही ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगला देखिए ट्रिक, जैसे दूसरा नंबर आ गया कि जैसे आपका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ऐसे दिया है ऑब्जेक्टिव और इसमें से है कि सभी सभी या तो हो इनमें से सभी सभी या ये सभी, तो अगर इस तरीके से कोई भी ऑप्शन है तो आपको यही वाले ऑप्शन को चुनना है। अक्सर हमने यानी कि हमने सबसे ज़्यादा जो पेपर है ना, इसमें हम आपको बता दें 100% में से 99% क्वेश्चन ये सभी वाला हमेशा सही होता है। तो आप लोग इस वाले ऑप्शन को चुनना है, ठीक है आपको। तो अगर आप लोग ये सभी तरीके को अपनाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो अगर 20 नंबर का कोई क्वेश्चन है आपका तो इसमें से आपका 15 नंबर बिना आप लोग कुछ पढ़े ही सही करके आएंगे। अब इसके बाद देखिए जो आपका सब्जेक्टिव ट्रिक है उसकी क्या ट्रिक है, ठीक है। और ये जो वीडियो है ये आप सभी क्लास 10th और 12th के सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोग इस ट्रिक का यूज आप लोग 10th में भी कर सकते हो, 12th में भी कर सकते हो।
तो देखिए, सबसे पहले कि आपको इसके लिखने का सही ढंग, सही तरीका पता होना चाहिए, जिससे देखते हैं टीचर आपको नंबर देते हैं। तो आपको सबसे पहले कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन आपको शुरुआत एक परफेक्ट तरीके से करना है। सबसे पहले खंडवा वर्णनात्मक प्रश्न जो लिखा है, इसको ब्लैक पेन से आप सभी को कॉपी पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको खंडवा लिखना है और यहाँ पे आपको वर्णनात्मक प्रश्न लिखना है। तो यहाँ पे हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। इतना आप लोगों ने लिख दिया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन का नंबर डाल देना है। ठीक है, तो आप लोग प्रश्न नंबर भी डाल सकते हैं, प्रश्नोत्तर नंबर या प्रश्नोत्तर संख्या भी लिख सकते हैं। तो काले पेन से यहाँ पे आपको लिख देना है। तो इतना आपको लिखने के बाद इसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है। और इसमें आपको देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है, जो कि 2 नंबर का है। ठीक, अब आपको संदर्भ आ नहीं रहा है, इसमें पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो आपको कैसे, क्या तरीका अपनाना है, कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले कि जो आप लोग संकेत लिखते हो ना, ये चीजें आपको नहीं लिखनी है, क्योंकि यानी कि अगर आप लोग संकेत लिखते हो तो टीचर समझ जाते हैं कि इसी वाले गद्यांश का है, और वो आंसर यानी कि सोचेंगे कि ये तो इस पार्ट से है, इसको इन्होंने ऐसे क्यों लिखा। तो ये चीजें आपको नहीं लिखनी है। जो संकेत लिखते हो ना, ये चीजें आपको अगर नहीं आता है, कुछ भी हिंदी में ट्रिक्स लिख रहे हो, तो ये चीजें आप लोग पहली बात तो मत लिखिए। उसके बाद सबसे पहले इसमें पहला नंबर है और संदर्भ है, तो आपको पहला नंबर डालकर ब्लैक पेन से संदर्भ हेडिंग डालना है। अब यहाँ पे संदर्भ हेडिंग डालने के बाद अब आपको देखिए लिखना कैसे है। ठीक है, तो आप सभी को सिर्फ इसको नीले पेन से लिखना है, आपको इसमें काला पेन का यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये गद्यांश है, ये चीजें आपको पता ही है कि ये गद्यांश उत्तर है। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ठीक है, ये चीजें आपको लिखना है। अब इतना लिखने के बाद अब आपको लिख देना है गद्य खंड में संकलित, यानी कि पाठ से लिया गया। बस यही चीजें लिखना है। ठीक है, अगर आप सभी को पाठ का नाम भी लिखना है, तो अगर यहाँ पे आपको हम ट्रिक बता देते हैं, अगर आप लोग लिखना चाहते हो, ठीक है, अगर ट्रिक से ढूंढ लेते हो तो अच्छी बात है। जैसे अगर ये आपको पैसेज जो इसको ध्यान से देखना है, पढ़ना है, अगर इसमें इस तरीके से मित्र मिल जाए या इस तरीके से मित्रता मिल जाए या संगति मिल जाए, तो आपको इसमें समझ जाना है कि ये मित्रता पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो अगर ये चीजें आप लोग ट्रिक से पहचानना जानते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग किसी पाठ को पहचान कर लिख लेंगे। अगर नहीं जानते तो सिर्फ आपको हिंदी के गद्य खंड में संकलित, उसके बाद पाठ से लिया गया है। तो बस इतना ही लिखना है। ठीक है, और अगर आप सभी को लोग इसके आगे अगर अच्छे तरीके से पता है तो आप लोग लिख सकते हो कि मित्रता पाठ से लिया गया, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो सिर्फ इतना ही लिखो। अगर आपका 2 नंबर का है तो टीचर 1 नंबर इस पे जरूर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को लिखना है। और इसके बाद देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन है सेकेंड, रेखांकित अंश का आपको व्याख्या करना है गद्यांश की। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, 1 से 2 लाइन की गैप देना है और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर डालना है और हेडिंग देख करके बिल्कुल सही सही यहाँ से आप लोग रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल दीजिए ऐसे। अब इसमें आपको रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना होता है, सिर्फ आपको उसी लाइन की व्याख्या करनी होती है जिसके नीचे ब्लैक वाली अंडरलाइन है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको व्याख्या करनी है, सिर्फ जिसके नीचे लाइनिंग नीचे दी गई, बस उसी लाइन की। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपको जैसे लिखा उसी तरीके से आपको लिखना है। थोड़ा सा आपको चेंज क्या करना है, सिर्फ आगे चेंज करना है। ठीक है, बाकी वही चीजों को आपको छाप देना है। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालकर बस आपको लिखना है कि प्रस्तुत, ठीक है, पंक्ति में या प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि, बस ये चीजें लिखना, उसके बाद जो चीजें उसको छाप देना है।
पे प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि उसके बाद यहाँ से आपको अंडरलाइन जिसके नीचे यहाँ से लिखना है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषध है। औषध का मतलब क्या है? दवा है। तो आपको बस लिख देना है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक दवा है, औषध है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दूसरों त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता, मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो उत्साहित करेंगे। बस इतना ये चीजें आपको इसके आगे इतना लिखने के बाद आपको नीले पेन से इसके आगे आपको इस तरीके से लिख देना है। टोटल ये आपका 5 से 6 पेज भरा होना चाहिए। ठीक है, पूरा इस तरीके से आप लोग लिखते जाना है आपको। तो इस तरीके से आपको, यानी जैसे हमने लिखा हुआ है इतना लिखने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा जैसे हमने लिखा है इसी तरीके से आपको लिख देना है। पूरा ये आधा पेज जो है ना, ये पूरा आपको भर देना है। वो चीजें लिखोगे तो ये पूरा भर जाएगा। अब आपको टीचर जो है ना आपके लिखने वाले में सिर्फ यही चीजें देखेंगी। पहली लाइन, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहते हैं कि, अब ये चीजें अगर देखा यहाँ पे लिखा हुआ दिख गया उनको तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको देखिए पूरा लिखना है। बस वही चीजें होता है रेखांकित अंश की व्याख्या में। आपके जो टीचर होते हैं ना वो एक एक वर्ड को मिला करके कभी भी नहीं चेक करते हैं, और वो जितनी कॉपियां चेक करेंगे उनको उतने ही पैसे मिलते हैं। ठीक है, वो एक नहीं बल्कि लाखों कॉपियां बोर्ड की उनको चेक करनी होती है एक टीचर को। तो इस तरीके से वो सिर्फ ये चीजें देखते कि हेडिंग डाला गया है और यहाँ पे जो स्टार्ट करने की तरीका वो परफेक्ट है और आपको नंबर दे देते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ से पूरा 5 से 6 लाइन जो है उसको लिख लेते हो तो आपको यहाँ पे 1 नंबर इस पे मिल गया और उसके बाद 2 नंबर इस पे पूरा मिल जाएगा। ठीक है, ये 3 नंबर हो गए। और उसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि लेखक ने अच्छे मित्र की क्या कर्तव्य बताए हैं। तो आपको इसका आंसर इसी जगह मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तो वो हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तो वो हमें उत्साहित करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर है, आप लोग इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, अगले पेज में लिखना है और यही चीजें आप सभी को लिख देना है जैसे यहाँ पे लिखा गया। अगर इस तरीके से लिखते हो तो इस वाले क्वेश्चन पे भी 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। यानी 6 अंक का ये पूरा गद्यांश था। तो आपका सिर्फ संदर्भ पे 1 नंबर कटेगा, बाकी आपको पूरे यहाँ पे 5 अंक मिल जाएंगे। तो जहाँ सादा पे छोड़ोगे तो 0 अंक मिलेंगे। अगर ट्रिक से कुछ ना कुछ लिख दे रहे हो तो आपको 6 में से अगर 5 अंक भी मिल रहा है बिना पढ़े तो आपके लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वरदान सिद्ध होगा। अगला है 22 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित आप सभी को व्याख्या करना है तथा काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे दिया है देखिए, उधो मन भय 10-20 से लेकर के इस तक दिया हुआ है, यहाँ पे जगदीश तक दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना होता है। तो और इसके बाद इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है और उसके बाद एक क्वेश्चन है। तो इसका भी आंसर आप सभी को उसी तरीके से लिखना है जैसे हमने आप सभी को बताया है। सिर्फ आप सभी को ये करना है ना कि जहाँ पे हमने गद्यांश लिखा है वहाँ पे आप सभी को ये पद्यांश जो है इसका यूज करना है। ठीक है, और जहाँ पे हम जैसे लेखक लिखे हैं तो आपको यहाँ पे कवि का यूज करना है। तो बस यही चीजें, बाकी सभी चीजें, और ये गद्य खंड जहाँ लिखा है यहाँ पे आपको पद्य खंड या काव्य खंड लिखना है, बाकी सभी चीजें सेम रहेगा। इसी तरीके से आपको लिखना है। और अगर आपको ट्रिक पता है तो यहाँ पे सूर दिया है, यानी ये सूरदास के द्वारा लिखा गया है, सूरदास के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और सूरदास जो आपके हिंदी के पेपर में पद लिखे हैं, तो ये चीजें अगर पता है तो इसको भी लिख सकते हैं। और उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या में यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी, जो चीजें उसी को थोड़ा सा आपको अपने शब्दों में बना कर लिखना है, वही चीजें आप सभी को लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन है निराकार ब्रह्म की उपासना के संदर्भ में गोपिकाएं उद्धव जी से क्या कह रही हैं। अब देखिए यहाँ पे निराकार ब्रह्म की उपासना के संदर्भ में गोपिकाएं उद्धव से क्या कर रही हैं, तो ये चीजें आपको लिख देना कि गोपिकाएं उद्धव से जी से कह रही हैं कि हे उद्धव जी, मेरे पास सिर्फ एक ही हृदय है, उद्धव मन न भय 10-20, एक ही हृदय है जो श्री कृष्ण भगवान के साथ चला गया, और हमारे पास दूसरा हृदय नहीं है, हम किस हृदय से दूसरे भगवान की आराधना करें। ठीक है, यही सब चीजें आपको लिख देना है बस। अगला देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको हिंदी अनुवाद करना है। ये आपका 2 नंबर संदर्भ पे और 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। और इसमें देखिए 2 गद्यांश दिया होता है, किसी एक के आपको आंसर लिखनी होती है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले कि संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 23 लिख देना है।
संदर्भ हेडिंग डाल देना है। इसमें आपको वही चीज़ें को थोड़ी सी आपको ये चीज़ें बना देनी है, क्योंकि प्रस्तुत और ये संस्कृत खंड से है, ठीक है। संस्कृत तो आपको लिखना है प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित, और इसके बाद देखिए वाराणसी पाठ से लिया गया है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये वाराणसी पाठ से है, तो इसमें क्या है ना कि इसमें पहले ही इस तरीके से वाराणसी दिया है, तो आपको समझ जाना है कि ये वाराणसी पाठ से है, और बीच बीच में भी वाराणसी पाठ दे देता है कभी कभी। तो इसमें क्या है कि ये वाराणसी पाठ से, अगर नहीं लिखना है पाठ का नाम तो बस इतना ही लिख दीजिए, संकलित पाठ से लिया गया, बस इतना ही, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको अब अथवा में जो करके दिया हुआ है, इसमें आप लोग कहोगे कि इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये जो है यानी किस पाठ से है। तो अगर आपको पाठ नहीं पहचानना आ रहा है तो आप लोग इसको मत लिखिए, ठीक है। सिर्फ जैसे हमने लिखा है वैसे लिखिए। बाकी इसमें आप लोग कोई एक पाठ यानी लिख सकते हो, जैसे ऐसे बना सकते हो आप लोग कि ये जो है ये यहाँ पे नागरिका बहुल कालम पाठ से लिया गया है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप सभी लोग लिख सकते हो कि ये जो है ये ग्रामीणम पाठ से लिया गया है, या तो ये जो है अगर नागरिका आ जाए ना तो आपको समझ जाना है ये प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया, अगर नागरिका और पहलिका आ जाए तो ये चीज़ें लिख सकते हो। अदरवाइज आप लोग इसी तरीके से जैसे हमने लिखा है ना प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पाठ से लिया गया, बस इतना लिख दो। इसके बाद आपको हिंदी अनुवाद करना है, तो अगर आपको हिंदी अनुवाद इसका आता है करने तो करिए, नहीं आता है तो आप लोग मत कीजिए, ठीक है। बाकी जैसे है उसी तरीके से हिंदी अनुवाद करना होता है। जैसे वाराणसी से क्या आता प्राचीना नगरी, तो आपको लिख देना वाराणसी, हिंदी में इसी चीज़ को लिखना है वाराणसी यानी कि एक प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। ये हम बिमल सलिल तड़ागे गंगाया कूले स्थित, यानी ये जो है ये बिमल यानी शीतल गंगा के किनारे स्थित है। इस तरीके से लिख सकते हो बना कर। नहीं आता है तो हिंदी अनुवाद छोड़ दीजिएगा, मत लिखिएगा। अब इसके बाद आता है 24 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी अनुवाद करना है। संदर्भ इसी तरीके से लिखना है, और उसके बाद हिंदी अनुवाद अगर करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, नहीं आता है तो इसको मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25, अपनी पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। ये आपका 3 नंबर का होता है। ये चीजें तो जिला वाइज होते हैं, जिले के हिसाब से इसके आंसर को लिखना होता है, ठीक है। 3 नंबर का है तो आप लोग इसको जिले के हिसाब से तो कॉमन होता है, उसको याद कर लोगे, वही लिख देना है बस। क्वेश्चन नंबर 26 का कह दिया है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। अब आपको इसमें से कोई भी कवि और लेखक का नहीं आ रहा है, इसमें नीचे कवि का दिया हुआ है, तो आपको क्या ट्रिक लगानी है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जयशंकर प्रसाद का है, अगर नहीं आ रहा है तो कैसे लिखनी है। तो देखिए सबसे पहले कि ये लेखक परिचय है, ठीक है। तो आपको लिखना है, ये कॉपी जो है इसके ऊपर ही सिरे पर आपको काले पेन से लिखना है लेखक परिचय। इतना लिखने के बाद अब आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। ये 26 है तो आपको लिख देना है प्रश्नोत्तर संख्या 26। लिखना है। उसके बाद हमें लिखना किस पे है, जयशंकर प्रसाद का। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल सही सही जयशंकर प्रसाद देख करके यहाँ पे लिख लेंगे काले पेन से। अब देखिए इस तरीके से आपको जयशंकर प्रसाद लिखने के बाद जीवन परिचय हेडिंग डालना है, और आपको इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है जीवन परिचय में। अब आपको लिखना कैसे, सबसे पहले कि आपको अगर देखिए यानी कि अगर आपको जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचनाएं, मृत्यु याद है तो आप लोग तो इस पूरे जीवन परिचय को बना सकते हो बिल्कुल सही सही, ठीक है। अगर ये चीजें नहीं पता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा है आपको, तो बस ये चीजें लिखना आपको लिखना है। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं, ठीक है। अगर आप सभी लोग यानी लेखक परिचय में लिख रहे हैं तो लेखक लिखेंगे, अगर कवि परिचय में लिख रहे हैं तो आप लोग कवि लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सब चीज़ का ना हर एक कवि और लेखक इसकी रचना किए होते हैं। तो आपको लिख लेना है
यानी कि जितने भी लेखक हैं ना, नाटक उपन्यास कहानी जरूर लिखें। तो आपको लिखना है नाटक उपन्यास कहानी इत्यादि की रचना किए हैं। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षशील था। जितने भी यानी कि लेखक थे, सभी का जीवन पहले संघर्षशील ही था। अगर वो इस तरीके से रचनाएं कर रहे हैं, किताबों को लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो संघर्ष है। ठीक है। और जयशंकर प्रसाद जी का, इसके बाद इतना लिखने के बाद अब आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। अगर ये चीजें पता है कि इनका जन्म काशी में हुआ तो लिख सकते हो कि जन्म काशी में हुआ था। आपको लिखना है कि इनको कई भाषाओं का ज्ञान था। जैसे इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन किया था। ठीक है, इनको ज्ञान था। ये सब चीजें आपको लिखना है। सभी कवि और लेखक की ये सभी पहले की भाषाओं का ज्ञान रहता था, संस्कृत, फारसी, उर्दू भाषा का। तो यही सब चीजें आपको लिखना है। ठीक है। अब यहाँ से आपको जो हमने बताया उसी को यहाँ से लिखना है। तो देखिए, इस तरीके से लिखना है आपको। ठीक है। जैसे हमने लिखा है, जयशंकर प्रसाद जी एक प्रसिद्ध लेखक थे। इन्होंने हिंदी साहित्य में नाटक, उपन्यास, कहानी इत्यादि की रचना की हुए। इनका जीवन जो है बड़ा ही संघर्षशील था। जयशंकर प्रसाद जी को कई भाषाओं का ज्ञान था। जैसे आप लिख देना हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी भाषा का गहन अध्ययन इन्होंने किया था। और इसके बाद देखिए, जितने भी कवि और लेखक थे, इनके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। यानी जब ये छोटे थे तभी इनके माता पिता मर गए थे। ठीक है। क्योंकि पहले उतनी मेडिसिन वगैरह नहीं थी, हॉस्पिटल वगैरह नहीं था, जिससे कि लोगों को किसी भी प्रकार की रोग पकड़ रहे तो वो उनको ठीक किया जा सके। तो इसलिए पहले के जितने भी कवि और लेखक थे, उनके माता पिता यानी कि कम उम्र में ही मर गए हैं। तो आप इतना आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, यानी कि जब किसी भी बच्चे के माता पिता की मृत्यु हो जाती है, तो अगर वो लड़का है, ठीक है, तो उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी आ जाती है। उसको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसका जीवन बड़े ही संघर्षशील हो जाता है। ये सब चीजें अब इसके बारे में आप सभी को आगे लिख देनी है। ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी लोग बनाकर लिख लेना पूरा। और इसके बाद अगर आप लोग लिख लेते हो तो टीचर बस इसी को पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग ना अपने भी बारे में लिख सकते हो, अपना भी परिचय यहाँ पे लिख सकते हो। ये पूरा एक पेज भर जाएगा। और लास्ट में आप सभी को ऐसे रचनाएं हेडिंग डालनी है। ठीक है। क्योंकि रचनाएं आपको जरूर लिखनी है, 2 नंबर का रचनाएं है। ऐसे रचनाएं हेडिंग डालकर अब इसमें आपको यानी कोई भी एक आध 2 रचनाएं याद है किसी भी कवि और लेखक का, यानी लेखक का, तो आप लोग इसमें लिख दीजिए। ठीक है। जैसे अगर आपको ये पता है कि इनका झरना है तो झरना लिख दीजिए। अगर लहर याद है तो लहर याद लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद यानी अगर आपको याद है कि इनका कंकाल है तो कंकाल आप लोग लिख दीजिए रचना इस तरीके से। तितली, तो इस तरीके से अगर रचना कोई भी याद है लेखक का तो आप लोग इसमें लिख दीजिए। टीचर एक एक वर्ड को हमने आपको बता ही दिया कि मिलाकर चेक नहीं करते हैं, सिर्फ वो देखते हैं कि कुछ न कुछ यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे देखेंगे कि लिखा गया है तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर भले ही काट लेंगे लेकिन 4 अंक आपको देंगे। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। ठीक है। और बाकी अगर आपको जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, रचना याद है तो आप लोग तो बिल्कुल सही जीवन परिचय को बना लेंगे। अगर ये चीजें पता है तो उसी चीज से आपको जीवन परिचय बनाना होता है। अगर कुछ नहीं पता है तो जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही आप सभी लोग पूरा इसको एक पेज इतना आप लोग बना कर लिखिए। उसके बाद लास्ट में रचनाओं को लिख दीजिए।
उसके बाद देखिए आता है 26 नंबर का ख क्वेश्चन, जिसमें कवि परिचय दिया होता है और रचनाओं को लिखना होता है। तो इसमें आप लोग सूरदास, तुलसीदास या महादेवी वर्मा तीनों में से किसी एक की रचनाओं को लिखना है, जीवन परिचय को लिखना है। तो आप लोग जैसे हमने इनको बताया जयशंकर प्रसाद का, उसी तरीके से आपको इसमें भी लिखना है। सिर्फ जहाँ पे लेखक लिखा गया वहाँ पे आपको कवि लिखना है, ठीक है। बाकी यही सब चीजें आप सभी को लिख देनी है, इसी तरीके से लिखनी है। ऐसा अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपको देखिए श्लोक ऐसा लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो, यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 2 लाइन की श्लोक लिखनी है। इसके लिए आपको बहुत अच्छी ट्रिक हम बताने वाले हैं। तो पहले आपको प्रश्नोत्तर संख्या 27 श्लोक ऐसे लिख देना है, और आपको किस ट्रिक से लिखना है, आपका आंसर भी बिल्कुल सही रहेगा और आप सभी को नंबर भी पूरा मिल जाएगा, और टीचर भी नहीं पहचान पाएंगे कि ये कहाँ का श्लोक है। बस वो देखेंगे कि कुछ न कुछ संस्कृत में लिखा गया है और आपको नंबर दे देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 यहाँ पे दिया होता है आपके पेपर में संस्कृत गद्यांश। इसमें से आपको क्या करना है, बीच में से, यानी कि जैसे यहाँ पे हो गया, ये बीच का हो गया, यहाँ से अस्या से लेकर के पूरा यहाँ तक एक लाइन ये हो गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा लाइन हो गया, ठीक है। तो इतना आप सभी को यानी यहाँ तक लिख लीजिए। ये आपको 2 लाइन, या तो आप लोग इसमें से ऐसे पहला ये लाइन उठा लीजिए यहाँ तक, और दूसरा इस तरीके से ये लाइन उठा लेनी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अगर आप लोग इसको लिखना है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, श्लोक लिखने के बाद लाइन जो है यहाँ से स्टार्ट करनी है, पूरा यहाँ तक एक लाइन लिख देनी है, दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट करनी है, और इतना बस 2 ही लाइन आपको लिखनी है। तो अगर इस तरीके से लिख देते हो तो ये जो संस्कृत में लिखा गया, टीचर देखेंगे कि यहाँ पे संस्कृत में लिखा गया है 2 लाइन, तो वो समझ जाते कि ये श्लोक ही है, और वो एक एक वर्ड को मिलाते नहीं है। वो देखेंगे कि ये श्लोक लिखा गया संस्कृत में, और आपको पूरे 2 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देखकर सही सही लिख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 28 आता है, इसमें पत्र लेखन होता है, प्रार्थना पत्र दिया है। 28 नंबर का क्वेश्चन, शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, अथवा में आपके गांव नगर में बढ़ रही डेंगू रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पत्र लिखना है। बहुत सरल होता है, आपको सिर्फ इसके लिखने की तरीका पता आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 28 है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 28 डालना है, और सबसे पहले आपको ऊपर यहाँ पे पत्र लेखन लिखनी है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 डालनी है, ठीक है। तो ये अब इतना लिखने के बाद अब इसमें क्या है कि पत्र आपको लिखना किसको है, तो प्रधानाचार्य को। इसमें क्वेश्चन में ही आंसर दिया होता है, ठीक है। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो यहाँ से स्टार्ट करना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य इसके नीचे लिखनी है, और उसके बाद इसके नीचे आप सभी को अपने स्कूल का पता लिख देना है, जिले का नाम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद अब आपको कैसे लिखना है ये चीजें बताएंगे। सबसे पहले इतना लिख देना है जितना तो इस तरीके से देखिए। अब आप सभी को इसमें विषय लिखना होगा, ठीक है। विषय में आपको क्या है कि इसी में दिया है, जैसे विषय यहाँ पे शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र, तो यहाँ से विषय मिल गया, ब्लैक पेन से विषय लिखना है। उसके बाद महोदय लिखना, आपको महोदय लिखने के बाद अब आपको लिखना स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे विषय लिखा गया है, तो आपको देखिए ब्लैक पेन से ऐसे लिखना है, विषय शुल्क मुक्ति पर प्रार्थना पत्र। उसके बाद महोदय कामा करना है, और यहाँ से सविनय निवेदन से आपको स्टार्ट करना है। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में पढ़ने वाला कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरे पिताजी गरीब किसान हैं, वो मेरे स्कूल की फीस यानी शुल्क नहीं दे पा रहे हैं, कृपया आप मेरी शुल्क मुक्त करने की कृपा करें। यहाँ पे धन्यवाद लिखना है, दिनांक जो इसको लिख देना है, और यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम क ख ग लिखना है, एग्जाम में नाम नहीं लिखना होता है, कक्षा 10वीं। तो इसी तरीके से पूरा आपको लिखना है। देखिए फीस माफ कराना है, तो कोई ना कोई मजबूरी होगी, आपके पास पैसे नहीं होंगे, आपके पिताजी जो भी जिसके भी पिताजी गरीब होंगे उनके पास पैसे नहीं हो रहे होंगे देने के लिए फीस, तभी तो माफ कराएंगे। तो इसी तरीके से आपको बनाकर लिख देना है, ठीक है। आपका क्वेश्चन से ही आंसर बनाना होता है एप्लीकेशन में, तो इसी तरीके से पूरा लिखना। ऐसे लिखते हो तो 4 नंबर का है तो 3 नंबर आपको जरूर मिल जाएगा। इसी तरीके से लिखनी है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है यही ये वाला जो है, इसको भी आप लोग उसी तरीके से बना सकते हो। बाकी ये अथवा वाला दिया है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना, 1-1 नंबर का है। अब देखिए आपको 1-1 नंबर का है, 2 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको इसमें क्या करना है, 2 यानी आप लोग इसका या किसी का भी आंसर दे रहे हो, तो
तो जैसे यहाँ पे कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो आप लोग को ये कुत्र हटा देना है, बस आपको लिख देना है मरणम मंगलम भवति। चंद्रशेखर रचनाम किम यानी अकथ, ठीक है, तो आपको कीम को हटा देना है, बस लिख देना है चंद्रशेखर रचनाम अकथ। अगर ये पता है तो यहाँ पे लिख सकते हो चंद्रशेखर रचनाम यानी कि आजादा कथ, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे कुत्र की जगह वाराणसी मरणम मंगलम भवति। अगर नहीं याद है तो बस इतना लिखो। त्रय बहुतरम कीमस्तु, तो कीम हटाकर बस ऐसे लिख दो पूरा जैसे लिखा गया है। संस्कृत शब्द से कीम को हटाकर सभी चीज़ें लिख दो। तो ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो, 2 ही का आंसर लिखना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 दिया है। इसका आंसर आप लोग ना, जो हमने आपको बताया संस्कृत गद्यांश, उसमें से भी आप लोग एक एक लाइन संस्कृत में ऐसे आंसर के रूप में लिख सकते हो। 2 ऐसे लिख देंगे, पता चल जाएगा टीचर को कि यहाँ पे संस्कृत में 2 आंसर लिखा गया है और ये संस्कृत में लिखा गया, तो ये सही आंसर ही है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 30 नंबर पे ये आता है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। यहाँ पे कई दिया है, जैसे स्वदेश प्रेम है, महाकुंभ मेले की वर्णन, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान है, मोबाइल वरदान अभिशाप है, छात्र जीवन में अनुशासन का महत्व। चाहे कोई भी निबंध आता है, आपको बस क्या करना है, जैसे यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध है ना, या तो आप लोग ये मोबाइल वरदान अभिशाप पे लिख सकते हो। तो मोबाइल के बारे में तो आप लोग जानते हो, सभी चीज़ें आप लोग जानते हो मोबाइल के बारे में, कैसे आप लोग उसमें देखते हो, कैसा यूज करते हो। गलत यूज करते हो तो वो आपके लिए गलत साबित होगा, अगर सही यूज करते हो तो वो आपके लिए वरदान सिद्ध होगा, ठीक है। तो यही सब चीज़ें आपको लिखना है। आपको मोबाइल फ़ोन किस तरीके से सुविधाएं दे रही हैं, मोबाइल फ़ोन है तभी आप लोग हमारे वीडियो को घर बैठे यानी दूर दूर न जाने कहाँ कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। आपके पास तुरंत हम वीडियो जैसे अपलोड कर रहे हैं, आपके पास नोटिफिकेशन चला जा रहा है। दूर बैठे किसी भी रिलेशन में आप लोग या मित्र से किसी से भी तुरंत मात्र 1 सेकंड में बात कर ले रहे हैं, मैसेज भेज दे रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है, मोबाइल के द्वारा हो रहा है। तो मोबाइल आपके लिए कितना यूजफुल है, यही सब चीज़ें तो लिखना है, बनाकर लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रदूषण पे समस्या समाधान, ये 10th और 12th इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आपको लिखना है यानी प्रश्नोत्तर संख्या, निबंध लेखन लिख देना है, प्रश्नोत्तर संख्या लिख देनी है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान लिख देनी है। इसके बाद आपको इसमें बहुत ही ईजी होता है, इसमें आपको वायु प्रदूषण हो गया, हेडिंग डालकर वायु के बारे में लिख दीजिए कि वायु में कैसे प्रदूषण फैल रहा है, वायु किस तरीके से, वायु में जो है फैक्ट्रियों की धुआं, ये सब जो यानी चल रहे हैं ना रोड पे, बस मोटरसाइकिल, ठीक है, और कार वगैरह, उनसे निकलने वाले धुआं, इससे क्या होता है, वायु प्रदूषण हो जाता है, उसमें विषैली गैस फैल जाती है। जल प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण क्या होती है, जल में फैक्ट्रियों की पानी आ जाती है, उसके बाद यानी कि शवों को बहा दिया जाता है, कचरों को बहा दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषित हो जाता है। ये चीज़ें लिख देनी है। उसके बाद मृदा प्रदूषण, यानी मिट्टी कैसे प्रदूषित हो रहा है, तो मृदा प्रदूषण है जो है वो रासायनिक खादों के अत्यधिक यूज के कारण, कीटनाशकों का यूज के कारण, यूरिया डाई के यूज के कारण मृदा प्रदूषण हो रहा है। ध्वनि प्रदूषण हो गया, तो ध्वनि प्रदूषण किससे हो रहा है, आप लोग जो जाते देख रहे हो, यानी रोड पे चल रहे हैं ट्रक, ठीक है, बस चल रहा है, कभी कभी आपको हमारे वीडियो में भी ध्वनि प्रदूषण सुनने को मिलता होगा, इसके लिए सॉरी। ट्रेन से निकलने वाली हार्न, ठीक है, जितने भी वाहन है जो हार्न देती है वही ध्वनि प्रदूषण फैला रही है। बस ये सब चीज़ें लिख देनी है। प्रदूषण का कारण क्या है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि इसका मुख्य कारण है, ठीक है, और वृक्षारोपण जो है, वृक्ष ज़्यादातर कट रहे हैं जिसके कारण प्रदूषण फैल रहे हैं। वृक्षारोपण करके प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें आप सभी को लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। इसमें बस छोटी छोटी हेडिंग आप लोग डालकर यानी लिख लीजिएगा। और अगर आप लोग को ये चीज़ें बनाना नहीं आती है ना, तो आपके पेपर में जो गद्यांश पद्यांश दिया है उसी में से आपको 2-3 लाइन उठा करके एक एक हेडिंग में छाप देना है। बस टीचर देखते कि हेडिंग डालकर कुछ न कुछ लिखा है और आपको नंबर दे देते हैं। तो यही सब ट्रिक आपको अपनाना है। अगर आप लोग ये सभी ट्रिक को लगाते हो तो आप लोग हिंदी में पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर लाएंगे। और इसी तरीके से हमारे चैनल पे और भी सब्जेक्ट में पास होने की, बिना कुछ पढ़े पास होने की ट्रिक है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस सभी सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो अगर आप लोग नहीं देखे तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा देंगे, वहाँ से भी देख सकते हो। चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर हमारे चैनल का नाम और उस ट्रिक का नाम सर्च करके भी देख सकते हैं। और इस ट्रिक का यूज जरूर कीजिएगा, हिंदी में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे। क्योंकि इस ट्रिक का यूज आज से नहीं बल्कि पिछले 5 सालों से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो हमसे पढ़ते हैं, उसका यूज कर रहे हैं, वो अच्छे नंबर ला रहे हैं, ठीक है। इसलिए हम आपको ये ट्रिक बता रहे हैं।
तो आपको वीडियो कैसा लगा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।